नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द प्रदीप आईएएस एकेडमी के यूट्यूब सेशन में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं 6 से 10 मई के बीच में आए हुए उन सभी करंट अफेयर का जो कि हाल ही में द हिंदू न्यूज़पेपर, आपके द मिंट पेपर, पीआईबी की न्यूज़, इन सभी न्यूज़ में ये चर्चा में बने रहे हैं और इनसे आने वाले आपके यूपीएससी, आईएएस, ईपीएफओ, पीसीएस एग्ज़ाम में आने वाले जो एग्ज़ाम हैं आपके, उनमें आने की पूरी संभावना है। उन सभी करंट अफेयर का हम क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 पहले ही हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 जाके देखें। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन 6 से लेकर 10 मई के बीच के क्वेश्चंस हैं। उन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। उन्हें आप देख लें, तभी आप ये पार्ट 2 देखें, तभी आपको ये समझ में भी आएगा। बढ़ते हैं हम हमारे जो कल मैंने आपको फाइंड आंसर का जो क्वेश्चन दिया था उसकी ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका फाइंड आंसर में था कुछ इस तरीके का। त्रिशूर पूरम उत्सव मुख्यतः किस राज्य का उत्सव है? ये सवाल आपका कल का था। फाइंड आंसर में ये आपको बताना था। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दिया भी है, तो आज आपको मैं बता दूं इसके बारे में। इसका सही आंसर है केरल। त्रिशूर पूरम जो उत्सव है केरल में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। चर्चा कर लेते हैं हम इसके थोड़े से एनालिसिस की कि इसके एनालिसिस में हमें कौन कौन से नए तथ्य जानने को मिलते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये केरल के त्रिशूर पूरम उत्सव की तस्वीर है। यहाँ पे ऐसी ही भीड़ इकट्ठी होती है और लगभग इतनी ही संख्या और इतनी ही तादाद में लोग इस उत्सव को मनाते हैं। जान लेते हैं कुछ तथ्यात्मक बातें इस क्वेश्चन से संबंधित। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कोच्चि के राजा, कोच्चि जो कि कहाँ पड़ता है आपका, केरल में पड़ता है कोच्चि। ये बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस सिटी है केरल के अंदर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, कोच्चि बंदरगाह, ये आप सभी को पता होना चाहिए। के राजा सकदन दंपूरण के द्वारा आरंभ किया गया त्रिशूर पूरम उत्सव केरल के सभी उत्सवों की माता कहलाता है। ये तथ्य आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये जो उत्सव है जिसका नाम क्या है, त्रिशूर पूरम, ये केरल के जितने भी उत्सव होते हैं उन सभी उत्सवों की क्या कहलाता है, माता कहलाता है। कई बार ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से कवर करके रखें। परंतु कोविड-19 के कारण पहली बार यह उत्सव मंदिरों के परिसर के भीतर कुछ ही प्रतिभागियों के साथ संपन्न हुआ है। हाल ही में आप देख रहे हैं कोविड-19 की बीमारी चल रही है, इसी कारण से किसी भी धार्मिक स्थलों में भीड़ इकट्ठी होने की परमिशन नहीं थी। इस कारण से इस वर्ष ये जो त्यौहार है हाल ही में नहीं मनाया गया है। मनाया भी गया है तो कुछ ही लोगों के साथ मंदिर के परिसर में मनाया गया है। अदरवाइज़ इस उत्सव को मनाने में कम से कम 10 से 12 हज़ार लोगों की यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वही भीड़ इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो ये थी डिटेल आपके कल के फाइंड आंसर के सवाल की। इस संबंधित सवाल से आपको जितनी भी जानकारी मिलती है इसे आप नोट कर लें। जैसे कि इसमें लिखा हुआ था उत्सवों की माता, इसे किस राजा ने सबसे पहले मनवाया था, ये किस शताब्दी में से मनवाया गया था, ये किस सिटी में इसको मुख्य रूप से मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं हम आज के सेशन के सबसे पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल हमारा क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आज के सवाल का, हाल ही में चर्चा में रहा तोमान क्या है? कथन नंबर 1, यह एक खाड़ी प्रदेश है। कथन नंबर बी, यह ईरान की मुद्रा का नाम है। कथन नंबर सी, यह भारतीय सेना का एक युद्धपोत है। कथन नंबर डी, कोविड-19 को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेशन है। ये सवाल आपका सबसे पहला सवाल है। इस सवाल का आंसर हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस सवाल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों को। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हाल ही में जो ईरान की करेंसी को चेंज किया गया है, वहाँ की जो मुद्रा है उसे चेंज किया गया है, वहाँ की ये आपको पिक्चर दिख रही है। ये जो आप मुद्रा देख रहे हैं ये पहले की मुद्रा है। इसे पहले क्या कहा जाता था, रियाल कहा जाता था, ईरानी रियाल कहा जाता था। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें लास्ट में ये जो 4 शून्य आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख। 1 लाख के लास्ट के 4 शून्य जो हैं, हाल ही में जिस तोमान को अभी इन्होंने करेंसी बनाया है इसमें ये 4 जीरो को इन्होंने क्या किया है, अलग कर दिया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और जो मुद्रा अब नए रूप से बन के आई है वो मुद्रा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। ये पिक्चर के रूप में आपको इसे समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर के फॉर्म में समझाया है। जान लेते हैं कुछ तथ्य इस सवाल से संबंधित। ईरान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी मुद्रा का नाम और मूल्य बदलने का फैसला लिया है।
अभी तक ईरान की मुद्रा रियाल थी। अभी तक हाल ही में जो ईरान की मुद्रा थी वो क्या थी? रियाल थी, जिसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया है। इसे क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर तोमान कर दिया गया है। और सभी प्रकार के नोटों से 4 शून्य हटा दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अंतिम के जो 4 जीरो थे, इन्हें सभी प्रकार की मुद्राओं से, सभी प्रकार की नोटों से इसे क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब 10,000 रियाल के बराबर 1 तोमान होगा। ईरान में करेंसी से 4 शून्य हटाने को लेकर 2008 से ही चर्चा चल रही थी, लेकिन 2018 के बाद यह मांग तेज़ी से बढ़ गई थी जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 में हुई न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने का फैसला लिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लाद दिए थे। इसके चलते ईरानी मुद्रा में 60% तक की गिरावट देखने को मिली थी। रियाल 1832 से ईरान की औपचारिक मुद्रा रहा है। इससे पहले देश में कजर राजवंश के शासन, जिन्होंने 1785 से लेके 1925 तक के दौरान में इन्होंने क्या किया है? शासन किया है। के दौरान नेशनल करेंसी तोमन ही थी। मतलब पहले भी यहाँ की जो करेंसी थी उसका नाम क्या था? तोमन ही था। पहले जो ईरान की करेंसी थी वो भी तोमन ही थी, जिसे कजर राजवंश के शासकों ने चलाया था। इसके बाद पहलवी राजवंश, जिन्होंने 1925 से लेकर 1979 तक के बीच में शासन किया, के शुरुआती सालों में भी तोमन ही क्या थी? वहाँ की करेंसी बनी रही। तो ये जो शुरुआती जो सवाल आपको बताए गए हैं, कुछ तथ्य बताए गए हैं। शुरुआत में ईरान की जो करेंसी थी वो तोमन ही थी। इसे ईरान की जो करेंसी थी वो क्या थी? तोमन ही थी। परंतु बाद में इसका अब जाके नाम क्या बदल दिया गया था? रियाल कर दिया गया था, जिसे पुनः फिर से क्या कर दिया गया है? तोमान के नाम से कंटिन्यू कर दिया गया है। तो ये था आपका इस सवाल से संबंधित कुछ तथ्य। अब जान लेते हैं कुछ तथ्य हम ईरान के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ईरान के बारे में कुछ चर्चा आपको देखने को मिल रही है। तो ईरान देश के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें पता होना चाहिए। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं, ये जो छोटा सा ग्रीन क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है ईरान पूरे विश्व के नक्शे में। और ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं, ये ईरान का नेशनल फ्लैग है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये ईरान का ज्योग्राफिकल मैप है। इसके माध्यम से आपको पूरी चीज़ समझ में आएगी। पहले कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। ईरान जम्बूद्वीप, जिसे एशिया के नाम से भी जाना जाता है, कि दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित है। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। ये जो जम्बूद्वीप है, ये नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। जम्बूद्वीप कोई पहले बार आप सुनने वाला नाम नहीं है या कोई नया नाम नहीं है। ये जम्बूद्वीप, जिसे आज आप एशिया के नाम से जानते हैं, उसे पहले जम्बूद्वीप कहा जाता था। जम्बूद्वीप जो एशिया है, ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं यहाँ से, जो ये यूरेशिया की जो बॉर्डर लगती है, मतलब एशिया जो आपका आज का क्षेत्र है, प्लस इसमें अगर आप यूरोप कोई बॉर्डर को अगर मिला दें तो ये एक नया नाम बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जम्बूद्वीप जो है ये एशिया का पुराना नाम है, इससे आप घबराइएगा नहीं। इसे सन 1935 तक फ़ारस के नाम से भी जाना जाता था। ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था? फ़ारस के नाम से जाना जाता था। इसे आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान की जो राजधानी है तेहरान है। और यह देश उत्तर पूर्व में, अगर हम ईरान के नक्शे को बहुत अच्छे तरीके से देखें तो ये ईरान का नक्शा है, और इसे आप देखेंगे कि इसके उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, ये जो ईरान का नक्शा है इसके उत्तर पूर्व में ये क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। जबकि उत्तर में कैस्पियन सागर है। इसके पूर्व में अगर आप उत्तर में जाएंगे तो ये कैस्पियन सागर हो गया। और अजरबैजान है। अगर आप ऊपर और इधर जाएंगे तो इधर पे आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा। दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको फ़ारस की खाड़ी यहाँ दक्षिण में दिख रही है। पश्चिम में इराक, ये आप देख रहे हैं इराक जो इसके पश्चिम में लगा हुआ है, जिसे कुर्दिस्तान क्षेत्र भी कहा जाता है, और तुर्की क्षेत्र इसी से लगा हुआ है। और पूर्व में अगर आप देखेंगे तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ऐसे इन राज्यों के साथ ये इंटरनेशनल सीमा बनाता है। यहाँ की जो राजभाषा है वो फ़ारसी राजभाषा है। और यहाँ प्रमुख रूप से जो इस्लाम धर्म माना जाता है वो शिया बहुल लोग यहाँ पे हैं। मतलब मुसलमान के अंदर भी आपने देखा होगा 2 प्रकार के लोग होते हैं। मुस्लिम लोगों में भी 2 होते हैं। एक होते हैं आपके कौन? शिया होते हैं, शिया। और एक होते हैं आपके कौन? सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं। तो जो ईरान है आपका, ये ईरान शिया बहुल क्षेत्र है। और यहाँ का जो प्रमुख धर्म है वो इस्लाम धर्म है। यहाँ की राजभाषा आपने देखा फ़ारसी राजभाषा यहाँ की है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन
रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। यहाँ की जो मुद्रा है, अभी हाल ही में जिसकी मुद्रा जिसके संबंधित ये सवाल था, यहाँ की मुद्रा तोमान हो चुकी है, जबकि पहले इसे क्या कहा जाता था, ईरानियन रियाल कहा जाता था। ये आपको पता होना चाहिए। सवाल आपसे दो तरीके से पूछ सकता है कि पहले ईरान की मुद्रा क्या थी या हाल ही में ईरान की मुद्रा क्या हो गई है। ये दोनों सवाल आपसे बनना चाहिए। तो ये थे आज के सवाल प्रश्न नंबर 1 के कुछ तथ्य। अब जान लेते हैं हम सवाल के बारे में कि सवाल ने हमसे क्या पूछा था और उसका सही जवाब क्या होगा। सवाल कहता है कि यह एक खाड़ी प्रदेश है। जी नहीं, गलत बात है। यह ईरान की मुद्रा का नाम है। एकदम सही कथन है, बाकी तो वैसे ही आपके सारे गलत हो जाएंगे। तो ये इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। यह एक ईरान की मुद्रा है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। इस सवाल से, इस लेक्चर से संबंधित जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक को आप ओपन करें और वहां पे आप चैनल को पहले ज्वाइन करें और वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दरबार मूव परंपरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, यह जम्मू कश्मीर में दशकों से चली आ रही एक परंपरा है। कथन नंबर 2, इस परंपरा का प्रारंभ 1872 में हुआ था। कथन नंबर 3, इस परंपरा में 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर से काम करने की व्यवस्था की गई है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें और बताएं। केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 2 या उपरोक्त सभी। ये था आज का आपका सवाल नंबर 2। देख लेते हैं पहले हम टॉपिक एनालिसिस, उसके बाद हम आएंगे सवाल के आंसर की ओर। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर दरबार मूव की है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ट्रकों में सामान को भर के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाया जाता है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये द हिंदू न्यूज़पेपर में आई हुई पिक्चर है, जहाँ से मैंने ये कंटेंट आपके लिए उठाया है। इस प्रकार की न्यूज़ेज़ आपको द हिंदू में देखने को मिलती है और यहीं से यूपीएससी पीसीएस आपसे सवाल पूछते हैं। पहले जान लेते हैं कुछ तथ्यात्मक चीज़ें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हर वर्ष अक्टूबर और अप्रैल महीनों में यहाँ की राजधानी बदल दी जाती है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर जो क्षेत्र है आज, जिसे अभी हाल ही में 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तोड़ दिया गया है, यहाँ पे 2 महीने, 2 कौन से महीने हैं, एक तो आपका अक्टूबर महीना हो गया और एक आपका हो गया अप्रैल महीना। ये 2 ऐसे महीने हैं कि यहाँ की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की राजधानियों को बदल दिया जाता है। जैसे श्रीनगर यहाँ की जब जो राजधानी होगी, फिर उसे बदल के यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, किसी दूसरी और राजधानी कर दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर जैसे कि आप देख रहे हैं, ये विंटर का सेशन होता है, जबकि अप्रैल आपका गर्मी का सेशन होता है। तो यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान कर दिया जाता है। जैसे श्रीनगर आपकी यहाँ की जो राजधानी होती है वो अक्टूबर में होती है, जबकि अप्रैल में यहाँ की जो राजधानी होती है वो जम्मू हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। इस परंपरा का प्रारंभ 1872 में हुआ था। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा रणवीर सिंह ने इस व्यवस्था को लागू करते हुए 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर से काम करने की व्यवस्था की थी। मतलब ये जो दरबार मूव की जो परंपरा है, इसे शुरुआत करने का श्रेय हम किसे देते हैं? राजा, जिनका नाम आपने सुना, राजा रणवीर सिंह। राजा रणवीर सिंह, जिनके वंशज जो रहे हैं, आपने देखा होगा इनके जो नाती पोते रहे हैं, हरि सिंह जी रहे हैं, जिनसे विलय का पत्र साइन कराया गया था। तो राजा रणवीर सिंह ने इस जो परंपरा है, इसका इन्होंने क्या किया था, आगाज़ किया था। बात करें अगर आगे हम, इस परंपरा के अंतर्गत हर वर्ष अप्रैल महीने में करीब 800 वाहनों से जम्मू स्थित नागरिक सचिवालय से फाइलों को, अन्य सामान को श्रीनगर भेजा जाता है। आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रक्स जा रहे हैं, ये जम्मू से कहाँ जा रहे हैं? श्रीनगर जा रहे हैं। जम्मू से कहाँ जा रहे हैं? ये श्रीनगर जा रहे हैं। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि श्रीनगर से फिर इन्हें कहाँ पहुँचाया जाएगा? जम्मू पहुँचाया जाएगा, भारी भरकम ट्रकों के साथ। वहीं अक्टूबर में बर्फबारी से पहले ये सारा सामान जम्मू से शिफ्ट किया जाता है। मतलब ये जो श्रीनगर है, इसे अक्टूबर से फिर कहाँ लेके आएंगे? हम जम्मू में लेके आएंगे। कुछ और बातें आगे देख लेते हैं।
इस परंपरा पर हर वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये आने जाने में जो लगभग इनका इन्वेस्टमेंट होता है, ये लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पे होता है। अब सवाल ये होता है कि दरबार मूव परंपरा अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, और ये क्यों न्यूज़ में थी ये आपको मैं थोड़ा सा ओरली बताना चाहूँगा कि हाल ही में क्या हुआ है, कोविड-19 के चलते ये समस्या आना यहाँ पे आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के दशकों से जो चली आ रही दरबार मूव परंपरा है, जिसे एक गैर आवश्यक सरकारी खजाने का व्यर्थ खर्च और कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का हनन करार देते हुए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच ने गृह मंत्रालय व प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे कि आप अभी जो कोविड-19 का सेशन चल रहा है, इस समय आप ये चीज़ ना करें, और ये एक प्रकार से आपकी व्यर्थ योजना है जिसमें आप 200 करोड़ रुपए की बर्बादी करते हैं। ऐसा कुछ वहाँ के हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था, इसीलिए ये अभी हाल ही में न्यूज़ में बनी हुई थी। तो पेपर की दृष्टि से आपके लिए दरबार मूव आपके लिए क्या होता, इम्पॉर्टेंट होता, आपको पता होना चाहिए था कि दरबार मूव का मतलब क्या है। तो अब हम आते हैं हमारे सवाल की ओर। इसके पहले सवाल की ओर जाने से पहले हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यहाँ पे चर्चा में आ गया है, तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई सारी वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये जो नक्शे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हाल ही के नक्शे हैं। ये जो नक्शा है ये पहले का नक्शा था जम्मू कश्मीर का। ये जो आप देख रहे हैं, पहले जम्मू ऐसा एक अलग कंबाइंड एक सिंगल क्षेत्र होता था, जबकि अब 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर का ये नया नक्शा जारी हो गया है, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज़ के फॉर्म में टूट गई हैं। ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की स्थापना की, तो जम्मू कश्मीर की सबसे पहली शुरुआत में स्थापना 1954 में हुई थी, जबकि इसकी पुनर्स्थापना जो अभी आपने सुना होगा ये आपके 31 अक्टूबर 2019 को इसकी फिर से क्या की गई, पुनर्स्थापना की गई। राइट, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ ये लद्दाख की बात कर रहा हूँ। लद्दाख जिसे अभी हाल ही में क्या किया गया है, आपको थोड़ा सा जिक्र करना बताऊँगा मैं कि जम्मू कश्मीर जो है इसे हाल ही में 2 भागों में तोड़ दिया गया है। एक तो इसे जम्मू एंड कश्मीर में, और एक इसे तोड़ दिया गया है लद्दाख में। ये 2 प्रकार की यहाँ पे क्या कर दिया गया है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ की बना दी गई है। अब ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। इस हिसाब से जो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधाकृष्ण माथुर, और यहाँ की जो राजधानी है लद्दाख की, वो राजधानी है यहाँ की लेह। जबकि यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है, गवर्नर कौन है यहाँ की, राधाकृष्ण माथुर। ये आपको पता रहना चाहिए। राइट, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, मतलब इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जम्मू कश्मीर के जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार यहाँ पे उपराज्यपाल बने। ये कौन व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, गिरीश चंद्र मुर्मू उपराज्यपाल हैं, जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो जम्मू की जो राजधानी है वो क्या है, श्रीनगर है। ये आपको पता होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर शुरुआत से ही भारत का एक पूर्वी राज्य रहा है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो ये भारत के नक्शे में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, जो भारत के नक्शे में सबसे उत्तरी क्षेत्र में आता है। यह भारत का उत्तरतम राज्य था, जिसे 2009 में द्विविभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। यहाँ स्थित वैष्णो देवी तथा अमरनाथ की गुफाएं हिंदुओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र हैं। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ तथ्य हैं। थोड़ी सी जानकारी और हम देख लेते हैं कि अगर ये जम्मू कश्मीर का ये नक्शा आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसा पूरा ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, तो इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में हम जान लेते हैं। अगर आप देखें जम्मू कश्मीर के उत्तर और थोड़ा सा पूर्वी साइड अगर आप जाएँ, पूर्वी उत्तर साइड में, तो यहाँ पर आपको पहला इसका जो पड़ोसी देश मिलेगा उसका नाम है चाइना। अगर आप इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा पाकिस्तान, और थोड़ा सा इधर पे अगर जाएंगे आप ऊपर साइड में तो यहाँ पे आपको अफ़गानिस्तान भी देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये 3 इंटरनेशनल बॉर्डरों के साथ घिरा हुआ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। राइट, अगर भारत के साथ इसकी सीमा की बात करें तो पंजाब और हिमाचल प्रदेश ऐसे 2 राज्य हैं जिसके साथ में ये अपनी राज्यीय सीमा साझा करता है। अब आते हैं हम हमारे सवाल की ओर। सवाल ने हमसे जो पूछा था उसके बारे में हम जान लेते हैं। सवाल नंबर 2 था हमारा, जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ क्वेश्चन था।
सवाल कहता है दरबार मूल परंपरा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना था आपको। यह जम्मू कश्मीर में दशकों से चली आ रही एक परंपरा है। बिल्कुल सही कथन है, ये जम्मू कश्मीर की बहुत पुरानी परंपरा है। इस परंपरा का प्रारंभ 1872 में हुआ था। बिल्कुल सही बात है, ये 1872 में रणवीर सिंह ने इसका क्या किया था, शुरुआत की थी इस परंपरा की। इस परंपरा में 6 महीने जम्मू और 6 महीने श्रीनगर को काम करने की व्यवस्था की गई थी। ये भी एकदम सही बात है। यहाँ से सामान को जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। इस हिसाब से हमारे ये तीनों कथन क्या होते हैं, सही होते हैं। मतलब आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं हम हमारे आज के अगले सवाल की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJB के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर पहला, यह भारत सरकार द्वारा केवल कोरोना वायरस को नियंत्रित करने की एक परियोजना है। ये जो केवल वर्ड यहाँ पे लगा है यही आपको सबसे बड़ा क्लू देगा। ये जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी भी कथन में आपको केवल अगर शब्द आपको दिखता है एक, या सिर्फ अगर आपको एक शब्द दिखता है ये शब्द हो गया, अगर आपको ये सभी वर्ड अगर आपको देखने को मिले तो ऐसे जो कुछ वर्ड होते हैं ये आपको क्लू देते हैं आपको सही आंसर निकालने के लिए, जैसे कि आपको इस सवाल में मैं आगे बताऊँगा। कथन नंबर दूसरा आपसे कहता है इस योजना का उद्देश्य जन सामान्य को सस्ती किंतु गुणवत्ता युक्त औषधियाँ मुहैया कराना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आप इसका सही उत्तर चुनें। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले हम जान लेते हैं सवाल का एनालिसिस, उसके बाद हम इस सवाल की बात करेंगे। टॉपिक एनालिसिस देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों PMBJ के द्वारा ज़रूरतमंदों तक आवश्यक दवाएं पहुंचाने के लिए आधुनिक संचार साधनों जैसे व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से दवाओं के ऑर्डर स्वीकार किए जा रहे हैं। हाल ही की मतलब अभी जो कोविड-19 की जो अभी यहाँ पे चर्चा आपको देखने को मिल रही है, चारों तरफ इसका जो वायरस फैला हुआ है, तो इसकी दवा के लिए या किसी भी रोग से संबंधित जो दवाएं प्राप्त करने का जो जरिया बना दिया गया है वो अब क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन एक जरिया बना दिया गया है। पहले क्या होता था, इंसान को हॉस्पिटल में जाके या इनके जो केंद्र हैं PMBJ के, मतलब जो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या करना पड़ता था, दवाइयाँ खरीदना पड़ता था। परंतु अब ऐसा हो गया है कि इस महामारी के चलते ये लोग व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आपके ईमेल के माध्यम से दवाओं के ऑर्डर लेना इन्होंने स्वीकार कर दिया है। इसी कारण से ये आपकी चर्चा में बना हुआ था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा आरंभ की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य PMBJP केंद्रों के माध्यम से जन सामान्य को सस्ती किंतु गुणवत्ता युक्त औषधियाँ मुहैया कराना है। इस योजना का पूर्ण रूप से उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति को जन सामान्य को सस्ती औषधि मिलना चाहिए। कैसी औषधि मिलना चाहिए? सस्ती औषधि मिलना चाहिए। परंतु सस्ती के साथ साथ ये औषधि कैसी होना चाहिए? आपकी गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गुणवत्ता युक्त आपकी औषधि होना चाहिए। ये इस परियोजना का मेन उद्देश्य रहा है। ज्ञातव्य है कि जेनरिक दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अंदर कई वितरण केंद्र बनाए गए हैं जिन्हें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दवाई को लेने के लिए आपको ये केंद्र तक जाना पड़ता और इन केंद्रों में ही आपको ये दवाई मिलती, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। विदित हो, अब यहाँ पे एक शब्द जो आ रहा है आपका जेनेरिक, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जेनेरिक दवाइयों का मतलब क्या होता है। जेनेरिक दवाएं उतनी ही गुणवत्ता युक्त और कारगर हैं जितनी ब्रांड की गई महंगी दवाइयाँ। साथ ही इनके दाम इन महंगी दवाइयों की तुलना में बहुत कम होते हैं। मतलब ये जो सस्ती दवाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं इन्हें ही कहा जाता है जेनेरिक दवाइयाँ। परंतु जेनेरिक और सस्ती दवाइयों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सस्ती दवाइयों का गुणवत्ता हम नहीं कह सकते कि ये गुणवत्ता आपकी ब्रांडेड दवाइयों के समान है। परंतु जेनेरिक दवाई अगर आप लेते हैं, अगर जैसे आपने जेनेरिक दवाई ली उसकी कीमत आपको 2 रुपये की कॉस्ट पड़ती है, परंतु आपने कोई ब्रांडेड दवाई ली उसकी कॉस्ट आपको 10 रुपये की पड़ती है। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये दोनों आपस में बराबर ही है। फ़र्क इतना है कि इसका रेट कम है और इसका रेट ज़्यादा है। तो ये ब्रांडेड है, ब्रांड के हिसाब से चल रही है इसलिए महंगी है, जबकि ये जेनेरिक दवाई के हिसाब से चल रही है तो इसलिए ये सस्ती है। और यही इस परियोजना का मूल उद्देश्य था। इन्हीं प्रकार की दवाइयों को क्या कहा जाता है? जेनेरिक दवाई के नाम से इन्हें जाना जाता है।
जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाएं नहीं हैं, परंतु वे समान रूप से सुरक्षित हैं और वैसी ही प्रभावकारी हैं जैसे कि अपने चिकित्सीय मूल्य के अनुसार ब्रांडेड दवाएं होती हैं। जेनेरिक दवाओं की कीमतें उनके ब्रांडेड समकक्ष से काफ़ी सस्ती होती हैं। भारतीय फार्मा लोक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया, जिसे BPPI कहा जाता है, इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। कई बार ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी का नाम है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया। ये इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये था आज का हमारे सवाल का एनालिसिस। अब हम जान लेते हैं कुछ। एक बात और आप इसमें ध्यान रखें कि इसकी जो स्थापना की है, इसकी स्थापना फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा की गई है। इसकी जो स्थापना की गई है उसने की है, फार्मास्यूटिकल विभाग है उसने इस परियोजना की स्थापना की है। अब आते हैं हम हमारे सवाल की ओर। सवाल ने जो हमसे सवाल पूछा है, कथन पूछा है, उसका एनालिसिस देखते हैं। यह भारत सरकार द्वारा केवल कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए परियोजना है। केवल तो हो ही नहीं सकता, इसकी हर प्रकार की दवाइयाँ यहाँ से आपको मुहैया होती है, इसलिए ये कथन आपका गलत होगा। इस योजना का उद्देश्य जन सामान्य को सस्ती किंतु गुणवत्ता युक्त औषधियाँ मुहैया कराना है। एकदम सही कथन है। मतलब हमारे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर B केवल 2 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम हमारे आज के अगले सवाल की ओर। प्रश्न क्रमांक 4, पुलित्जर पुरस्कार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पुलित्जर पुरस्कार जो है अभी हाल ही में बहुत मुद्दे में था, इसलिए ये सवाल मैंने आपके लिए जानबूझ के उठाया है। इसके बारे में सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। कथन नंबर पहला, हाल ही में यह पुरस्कार पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है। कथन नंबर दूसरा, यह पुरस्कार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले इस सवाल का आंसर जानने से पहले हम इस सवाल से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, फिर इसके सवाल का आंसर हम निकालेंगे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पुलित्जर पुरस्कार की पिक्चर है। ऐसा पुरस्कार ये होता है पुलित्जर पुरस्कार। जम्मू कश्मीर के फोटोग्राफर यासीन दर, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, मतलब जम्मू कश्मीर के कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में ये सम्मान से क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। 2020 का फीचर छायांकन का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। ज्ञातव्य है कि 1917 से चला आ रहा यह पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर नामक समाचार पत्र प्रकाशक के नाम पर है। 1917 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है और ये किसकी याद में बनाया जाता है? उसका नाम क्या है आपका? जोसेफ पुलित्जर, ये इस व्यक्ति का नाम है। ये एक क्या है? इसके पत्रकार है। इसी पत्रकार की याद में ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। याद रखें, ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है आपका किस विश्वविद्यालय जा रहा? कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जबकि आपके कथन में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय दिया हुआ है। यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 21 श्रेणियों के लिए प्रतिवर्ष नगद राशि और प्रशस्ति पत्र के रूप में प्रदान किया जाता है। लोक सेवा श्रेणी के विजेता को एक स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। यह पुरस्कार पत्रिकाओं, समाचार पत्रिकाओं, ऑनलाइन पत्रिकाओं, संगीत रचना और साहित्य के लिए दिया जाता है। बात करते हैं हम जोसेफ पुलित्जर की। तो जोसेफ पुलित्जर जिसका जन्म हुआ था 10 अप्रैल को, इसका जन्म हुआ था 1847 और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 29 अक्टूबर 1911 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के समाचार पत्र प्रकाशक हैं। मतलब ये क्या करते थे? इनकी एक न्यूज़ एजेंसी थी और ये समाचार पत्र बना के वहाँ पे प्रकाशित करते थे। तो ये थी सवाल से संबंधित कुछ जानकारी। अब हम देख लेते हैं हमारे सवाल की ओर कि सवाल ने हमसे क्या पूछा है। हाल ही में यह पुरस्कार पत्रकार रवीश कुमार को दिया गया है। जी नहीं, ये कथन एकदम गलत है। ये तो जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकारों को दिया गया है। रवीश कुमार जी को हाल ही में 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। ये कथन भी गलत होगा और ये कथन भी गलत होगा, क्योंकि ये जो पुरस्कार ये कौन सा विश्वविद्यालय देता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार को देता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से दोनों कथन हमारे क्या होते हैं? गलत होते हैं। मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं इस सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर।
प्रश्न क्रमांक 5, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर पहला, यह प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। कथन नंबर दूसरा, यह 2020 में पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं थीम के साथ नहीं मनाया गया था। आपके कूट हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहले देख लेते हैं हम सवाल का एनालिसिस, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड प्रवासी मतलब वर्ल्ड माइग्रेंट वर्ल्ड डे के रूप में इस पिक्चर को अनाउंस किया गया था। ये वहीं से संबंधित पिक्चर है और इसकी जो थीम थी वर्ड्स कनेक्टेड और वर्ल्ड मतलब पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं। ये 2020 के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की क्या थी, थीम थी, ये आपको पता होना चाहिए। देखते हैं सवाल में और क्या जानकारी है। प्रवासी पक्षियों द्वारा झेले जा रहे खतरों, उनके पर्यावरण से संबंधित महत्व तथा उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वर्ष भी 9 मई 2020 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस वर्ष आयोजन की थीम थी पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। विदित हो कि पहला विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2006 में मनाया गया था। 2006 में पहले बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया गया था, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन करने वाली संस्थाएं हैं प्रवासी प्रजाति संधि, जिसे इंग्लिश में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ कहा जाता है, अफ्रीकी यूरेशियाई जल पक्षी समझौता, जिसे इंग्लिश में अफ्रीकन यूरेशियन वाटर बर्ड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पर्यावरण संगठन जिता है आयोजित करता है। 26 अक्टूबर 2017 को मनीला में आयोजित प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS कहा जाता है, के समय विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के आयोजकों ने यह निर्णय किया था कि इन पक्षियों के संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए संसार के 2 सबसे बड़े पक्षी विषयक अभियानों को मिलाकर एक कर दिया जाएगा। इनमें से पहला था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 2018 से नए संयुक्त अभियान को एक ही नाम दे दिया गया और वह है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस एक हो गया, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस एक और दूसरा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इन दोनों को मिला के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इन दोनों को मिला के बनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये अब जाके हम ऐसा मनाते हैं, ठीक है, ये आपको जानकारी पता होना चाहिए। इसके साथ यह भी निर्णय हुआ कि यह दिवस वर्ष में 2 बार मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर में आयोजित होगा। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो मनाया जाता है दिवस, ये मई और अक्टूबर 2 बार मनाया जाता है। एक तो मई में मनाया जाता है और एक आपका कब मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है। इसमें भी मनाने की इसकी कंडीशन है कि ये 2 बार मनाया जाएगा, मतलब मई के जो दूसरा शनिवार होगा, दूसरा शनिवार, डेट यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि डेट क्या रहेगी, दूसरा शनिवार को ही ये हर साल मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर डेट में ये नहीं मनाया जाता, मई का जो दूसरा शनिवार होगा उसमें और अक्टूबर के भी दूसरे शनिवार में ये मनाया जाता है। अब आते हैं हम सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या कहता है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के संदर्भ में यह प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये कथन इस साल भले ही 9 मई को मनाया गया है, पर प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाएगा, ये कथन गलत होगा। यह 2020 में पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं थीम के साथ नहीं मनाया गया है लिखा हुआ है, मतलब ये कथन भी गलत है। जबकि 2020 की जो थीम थी वो पक्षी हमारे संसार को जोड़ते हैं, यही थीम थी। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं हम आज के हमारे फाइंड आंसर क्वेश्चन की। सवाल है आपका, आज का आपका फाइंड आंसर का सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी कहा जाता है, कब मनाया जाता है? 2 मई, 7 मई, 1 मई, 3 मई। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। आप अपना सही जवाब हमें कमेंट करके पहुंचा सकते हैं। कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस सवाल से संबंधित जो भी फैक्चुअल तथ्य होंगे आप उन्हें भी लिखना ना भूलें।
इस लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप इसकी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे के रखी हुई है। वहां से आप जाएं और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर इस वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप इन वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहेगा, और इन वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि ये जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंच सके। इसी के साथ आप घर में रहें, पढ़ते रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहें द प्रदीप IAS अकेडमी के साथ।